हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट अपन स्पायरोमीटर के अंदर आगे चलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लास्ट वीडियो का रिवाइज करूंगा एक बार कि जो ग्राफ्स मैंने आपको बताए थे, टाइम वॉल्यूम ग्राफ जो मैंने आपको बताए थे, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कैसा होता है, रेस्ट्रिक्टिव में कैसा होता है और मिक्स्ड में कैसा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ग्राफ कैसा होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वॉल्यूम टाइम ग्राफ, उसकी बात अपन कर रहे हैं कि जो FeV1 है वो लगभग 3 लीटर या 3 लीटर से भी ज़्यादा लगभग 1 सेकंड में निकल जाता है। उसके बाद एटलीस्ट 3 सेकेंड या 3 सेकेंड से कम टाइम में ही 75 to 80% ऑफ FVC निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट में क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो रेशियो होता है FeV1 और FVC का जो रेशियो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर 0.7 से कम है, मतलब 70% से कम हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका FeV1 डिक्लाइन ज़्यादा है किसकी बजाय, FVC की बजाय। तो FVC आपका नॉर्मल भी हो सकता है और थोड़ा सा कम हो सकता है, या कहीं तो कि जो FeV1 का जो रेशियो डिक्लाइन का है, या बोले कि जो इंटेंसिटी या सीवियरिटी है डिक्लाइन होने की, कम होने की, उतनी FVC की नहीं है ऑब्स्ट्रक्टिव में। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव के अंदर दोनों ही डिक्लाइन होता है, लेकिन FVC भी साथ में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, इसलिए रेशियो वहाँ पे वापस नॉर्मल हो जाता है। तो FeV1 FVC बोथ आर डिक्रीज बट रेशियो विल बी नॉर्मल। अब मिक्स में क्या होगा, यस, मिक्स के अंदर जैसे मैंने बोला कि रेस्ट्रिक्टिव के अंदर रेशियो नॉर्मल होता है, लेकिन मिक्स के अंदर रेस्ट्रिक्टिव में आपका जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला पार्ट आएगा, रेशियो भी कम हो गया, लेस देन 70%, एंड FeV1 FVC भी सेम रेशियो या कहेंगे कि सेम सीवियरिटी में डिक्लाइन होते हैं। समझ में आया? चलिए इसको ग्राफ से अपन वापस समझते हैं। ठीक है, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट के अंदर क्या हुआ, आपका FeV1 बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। देखो FeV1 ऐसा ग्राफ होना चाहिए था, यहाँ पे आके इस तरह से FeV1 जाके और इस तरह से यहाँ पे होता, दैट इज नॉर्मल। आपको नॉर्मल आप इमेजिन करिए, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से होना चाहिए था नॉर्मल। ठीक है, लेकिन FeV1 बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। आप बोले कि 50% जो नॉर्मल FeV1 था उसका 50% से भी कम यहाँ पे रह गया है, मतलब 50% ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। लेकिन FVC की बात करूँ, FVC जो यहाँ से इस तरह से आ रहा था, यहाँ पर रेड लाइन पे आता है, थोड़ा सा ऊपर भी अपन यहाँ पे मान सकते थे, लेकिन ये जो वॉल्यूम यहाँ पे बच गया दैट इज FVC। तो FVC यहाँ पे अराउंड 60-70% तक रह जाता है, 20-30% तक ही डिक्लाइन होता है, मतलब उतना सीवियर डिक्लाइन नहीं हुआ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट। ठीक है, तो FeV1 मतलब फर्स्ट सेकेंड के अंदर आप जो एक्सेल कर रहे हो वो कम हो गया है, लेकिन फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी उतनी कम नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पे रेशियो आपका 70% से कम हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टिव के अंदर देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो डिक्लाइन है, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम रह गया, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे 50% से भी कम वॉल्यूम रह गया जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे FeV1 भी कम हुआ है और उसी रेशियो में FVC भी कम हुआ है, इसलिए आपका FeV1 बाई FVC का जो रेशियो है वो लगभग नॉर्मल रह जाता है। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर आपका FeV1 भी कम होगा और साथ में फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी आपकी कम हो जाएगी, मतलब लंग की जो कैपेसिटी है, वाइटली जो काम आ रही है वो भी आपकी यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, मतलब लंग का एक्सपांशन यहाँ पे कम हो गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या था, खाली आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, लंग का एक्सपांशन अच्छा है ना, वाइटल कैपेसिटी वहाँ पे उतनी कम नहीं होती है। अब आता है मिक्स डिफेक्ट। मिक्स के अंदर क्या होगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा, FeV1 भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, साथ में FVC भी इतना डिक्लाइन हो गया कि रेशियो भी आपका नेगेटिव में, मतलब बोल सकते हैं कि 70% से कम आएगा। यहाँ पे FeV1 बहुत डिक्लाइन होगा, FVC भी बहुत डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन FeV1 अगेन बोलूँ तो मैं ज़्यादा डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो अगेन 70% से कम आएगा, साथ ही FeV1 FVC दोनों यहाँ पे डिक्रीज होंगे। इसको अपन मिक्स्ड रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न बोलेंगे, मिक्स और ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, यहाँ पे स्पायरोमेट्रिक ग्राफ अपन इसको बोलेंगे। नेक्स्ट में बात करूँ क्राइटेरिया फॉर अस्थमा इन COPD डायग्नोसिस। अब रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमीटर से अपन आप कैसे आप एक अस्थमा और COPD को डायग्नोस कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे अस्थमा की। तो अस्थमा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रेस्पॉन्स। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, सबसे पहले पेशेंट आपके पास में आया, आपने प्री मेडिकेशन आपने उसका स्पायरोमेट्री कर ली, एक मतलब 3 ग्राफ आपने ले लिए, बोलते हैं कि 3 बेस्ट जो आप लिए जाते हो वो आपने ले लिए। अब उसको आपको ब्रोंकोडायलेटर देना है। क्या दोगे, यूजुअली शॉर्ट एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर यूज़ किए जाते हैं, लाइक साल्बुटामोल यूज़ होता है, उसके 10 से 15 मिनट बाद में वापस से टेस्ट रिपीट किया जाता है, इसको अपन पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट अपन बोल देंगे। ठीक है, तो अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए क्या होना चाहिए, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर जो FeV1 हो या FVC हो, दोनों की कंडीशन
मोर देन 12% और नॉट ओवर एंड, यही ध्यान रखना है यहाँ पे, मोर देन 12% एंड 200 ml यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए बेस लाइन से, ठीक है। तो इंक्रीज इन FEV1 एंड FVC मोर देन 12% एंड, मैं जोर दे रहा हूँ एंड पे, दोनों होना चाहिए, दोनों क्राइटेरिया दोनों मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोर देन 12% तो हो गया लेकिन 200 ml नहीं हुआ, या फिर 200 ml हो गया लेकिन 12% नहीं हुआ, ठीक है। दोनों होना चाहिए, तब आप उसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में मानते हैं। दूसरा रिपीटेड वेरिएबिलिटी, ये तो फिक्स वेरिएबिलिटी हो गई। रिपीटेड वेरिएबिलिटी की बात करूँ तो इंक्रीज इन FEV1, यहाँ पे आप डेली ट्वाइस आप FE जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो है वो आप नापते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे एवरेज डेली डायरनल PEF वेरिएबिलिटी देखते हैं। तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लोमीटर भी स्पेरोमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ बोलेंगे लंग फंक्शन टेस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 10% एडल्ट, मोर देन 30%, 13% किड्स के लिए होता है। हाँ, इसको डायग्नोसिस में भी आप यूज कर सकते हो, PEFR को भी डायग्नोसिस में यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे मोर देन 20% वो सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। पेशेंट आपके पास में आया, आपने पीक एक्सपिरेटरी कल मैंने आपको बताया था, आपने दिया उसको, उसने किया, फिर आपने ब्रोंकोडायलेटर किए, 15 मिनट बाद में वापस आपने PEFR किया, तो वो सिंगल रीडिंग आपकी होगी। तो वहाँ पे 20% चेंज होने से डायग्नोसिस बनाने के लिए, जबकि रिपीटेड वेरिएबिलिटी देखने के लिए ये भी डायग्नोसिस में काम में आता है। रिपीटेड वेरिएबिलिटी मतलब 1 वीक और 2 वीक की आप देखते हो, तो उसके अंदर आपको मोर देन 10% फॉर एडल्ट। अब यहाँ पे क्या ले रहे हो आप, एवरेज डेली डायरेनल PEF वेरिएबिलिटी, ठीक है, ये आप ले रहे हो यहाँ पे। तीसरा है पॉजिटिव मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, यूजुअली आजकल नहीं करते लेकिन एक थ्योरी के लिए आपको याद रखना है इसको। पॉजिटिव मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, यदि कितना 20%, अगेन 20% लाइक PEFR वाला 20% फॉल यहाँ पे देखेंगे अपन, उल्टा है क्योंकि मेथाकोलिन आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो 20% फॉल इन FEV1 एट कितना डोज, लेस देन 8 माइक्रोग्राम पर ml डोज आपने दिया, उसमें लेस देन 20% यहाँ पे फॉल हो गया FEV1 में, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हो। अब दो तरह के ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, पहला है टाइम वॉल्यूम कर्व और दूसरा जो पूरा लूप जो स्पेरोमीटर का होता है, पूरा लूप मैंने आपको दिखाया। ये टाइम वॉल्यूम कर्व है, यहाँ पे खाली एक्सपिरेटरी पार्ट आपको दिखाया गया, एक्सपिरेटरी स्पेरोग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो रेड लाइन में है दैट इज नॉर्मल, ठीक है, रेड लाइन में दैट इज नॉर्मल। यहाँ पे क्या है FEV1, दिस इज द FEV1, यहाँ पे FEV1 आ रहा है। अब मैंने क्या लिखा है, दिस इज आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर, दिस इज बिफोर ब्रोंकोडायलेटर। बिफोर ब्रोंकोडायलेटर आपका ये वाला ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर के बाद में आपका ये वाला ग्राफ आ रहा है, जबकि नॉर्मल तो कभी नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना है अपन को, नॉर्मल कभी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए FEV1 यहाँ पे कितना, ये साइज देखिए और ये साइज देखिए, है ना, लगभग 50% ही FEV1 है। तो FEV1 डिक्लाइन अच्छा खासा है, लेकिन FVC डिक्लाइन देखिए उतना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है, तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, एक ये वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन ये 50% से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे FVC डिक्लाइन उतना नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट आपका हुआ। अब आपने क्या चेक किया यहाँ पे, वेरिएबिलिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रिवर्सिबिलिटी, सो नॉट वेरिएबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर, आफ्टर यूजिंग शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर कितना होना चाहिए, मोर देन 12% एंड 200 ml ऑफ FEV1 में चेंजेस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये FEV1 का चेंजेस जो जब पर यहाँ पे देखना है, तो वैल्यू निकाल के आप 12% से ज़्यादा ये हो जाना चाहिए। ये चेंजेस अपन को देखना है कैसे, इस नॉर्मल को आप भूल जाइए, ये आप याद रखिए, ये प्री या कहीं बिफोर ब्रोंकोडायलेटर है ये अस्थमा, ये FEV1 की वैल्यू यहाँ पे है, और आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर ये FEV1 की वैल्यू है। तो ये जो डिफरेंस है आपका वो 12% से ज़्यादा होना चाहिए, 200 ml से ज़्यादा होना चाहिए। अपन फ्लो वॉल्यूम लूप के अंदर बात करें तो ये एक्सपिरेटरी पार्ट ये वाला होता है, ये नीचे वाला इंस्पिरेटरी पार्ट होता है। इंस्पिरेटरी में अपन कुछ नहीं देखते, ठीक है, खाली एक्सपिरेटरी में देखा जाता है। दिस इज FEV1, ये FEV1 है, और बाद में ये FVC चल रहा है, जिसमें डिक्लाइन होता मतलब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आएगा दैट इज FVC, वो आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉर्मल, रेड वाला नॉर्मल है। अगेन प्री ब्रोंकोडायलेटर इस तरह से हो जाता है, देखें, ठीक है, दिस इज टेपरिंग, दिस इज कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ। कॉन्केविटी, आपको कॉन्केव ग्राफ ऐसे दिख रहा है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट। अब प्री ब्रोंकोडायलेटर हो गया, ये पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर हो गया यहाँ पे, तो ये FVC वाला पार्ट आ गया, ये FEV1 आपने मेजर किया, मैंने कहा FEV1 FVC दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज FVC, तो ये आपने वॉल्यूम एक ले लिया और ये वॉल्यूम आपने ले लिया ब्राउन वाला, ये ब्लू वाला और ब्राउन वाला आपने ले लिया यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम का डिफरेंस अगेन 200 ml और 12% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये FVC आपने यहाँ पे निकाल रहे हो, यहाँ पे FEV1 आपने यहाँ पे ऐसे निकाल रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे सीओपीडी क्राइटेरिया की। तो सीओपीडी के अंदर अगेन बहुत सिंपल सा पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FEV1/FEC का रेशियो है वो लेस देन 70% होना चाहिए। दैट विल गिव यू द ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब सीओपीडी डिफेक्ट। अब ऑब्स्ट्रक्टिव दो तरह का होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। एक होता है सीओपीडी, एक होता है अस्थमा, ठीक है। तो सीओपीडी में फिक्स डिफेक्ट होता है, यही डिफिनेशन में भी आपने याद किया होगा, पहले डिफिनेशन आपने याद की होगी। जो अस्थमा की डिफिनेशन होती है वहाँ पे वेरिएबिलिटी देखी जाती है, ठीक है, जबकि क्या बोलते हैं वहाँ पे वेरिएबल आउटफ्लो, ठीक है, वेरिएबल आउटफ्लो, ठीक है। सीओपीडी में क्या बोला जाता है, परसिस्टेंट आउटफ्लो डिफेक्ट, परसिस्टेंट आउटफ्लो या परसिस्टेंट एक्सपिरेटरी डिफेक्ट, परसिस्टेंट होता है वो। तो यहाँ पे लेस देन 70% है तो वो परसिस्टेंट हो गया। तो आपका पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FEV1/FEC रेशियो लेस देन 70% है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट मतलब सीओपीडी को बताएगा। अब अस्थमा है या प्योर सीओपीडी है, ठीक है, इसके लिए आप पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट करते हो, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर आप करते हो, ठीक है। तो यूजुअली 70% से कम होगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, प्री और पोस्ट के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं मिल रही, मतलब लेस देन 200 ml आ रहा है और एंड लेस देन 12% आ रहा है तो वो प्योर सीओपीडी आपका हो जाएगा। मोर देन 12% और 200 ml आ रहा है तो आपका अस्थमा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे सीवियरिटी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसे, स्पायरोमेट्री से। कैसे, FEV1 की वैल्यू से आप सीवियरिटी चेक करते हो सीओपीडीज के अंदर। तो FEV1 की वैल्यू लेस देन 80% है तो ये माइल्ड ग्रेड ऑफ, या फिर गोल्ड जो ग्रेडिंग है वो गोल्ड 1 बोलेंगे, इसको माइल्ड सीवीटी बोलेंगे। 50 to 80, 50 to 79 आप याद रख सकते हो, या 80 याद रख लो। दिस इज GOLD गोल्ड ग्रेडिंग 2 और मॉडरेट, ठीक है। 30 to 50 इज सीवियर और मोर लेस देन 30 इज वेरी सीवियर, दैट इज गोल्ड 4। तो गोल्ड 1 2 3 4 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, लेस देन 80, 50 to 80, 30 to 50 एंड लेस देन 30%, ठीक है। तो मैं अगेन वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग किसके लिए यूज की जाती है, टू डिफरेंशिएट अस्थमा एंड सीओपीडी। बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट, बट रिवर्सिबिलिटी से आप इसको अंतर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन कुछ ग्राफ्स वापस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऑब्स्ट्रक्टिव ग्राफ कैसा होता है। अब पूरे लूप की अपन बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड आपको दिखाया था, पूरे लूप को मैं वापस बता रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्टिव कैसा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कैसा होता है, कुछ और भी लूप से उसके अपन आगे बात कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। अब मैं फ्लो वॉल्यूम ग्राफ ले रहा हूँ, पूरा लूप ले रहा हूँ। दिस इज एक्सपिरेटरी पार्ट, दिस इज इंस्पिरेटरी पार्ट। तो पेशेंट आया, आपने कैसे करने को बोलना, सबसे पहले उसमें आप पहले क्या करते हो, फुल इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन करते हो, तब कोई ग्राफ नहीं बनता। जब फुल एक्सप्रेशन करते हो, पहला बस्ट होता है और फिर कंटिन्यू एक्सप्रेशन होता है। जो बस्ट है, दिस इज द बस्ट, ये बस्ट वाला पार्ट आपको दिखाएगा, ये FEV1 देता है। उसके बाद में कंटिन्यू जो एक्सप्रेशन चल रहा है, ये वाला आपका वो बनाता है, इसको अपन, ये पूरा ग्राफ बन जाता है। और ये जो वॉल्यूम आपको बता रहा है पूरा FVC देता है। तो FEV1 एक तरह से FVC का ही पार्ट है जो फर्स्ट सेकंड में निकल रहा है, ऐसे इसको याद रख लो। देन आप पेशेंट यहाँ पे रुक गया है, अब वो इंस्पिरेशन स्टार्ट कर, दिस इज द इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन वाला पार्ट हो गया, एक्सप्रेशन वाला पार्ट हो गया, दिस इज इंस्पिरेशन वाला पार्ट यहाँ पे हो गया। अब इंस्पिरेशन में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन में, इंस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट इंस्पिरेशन आराम से कर पा रहा है, बाहर नहीं निकाल पाएगा, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन साथ में वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है। इसे याद रखकर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसलिए इंस्पिरेटरी वॉल्यूम नहीं बढ़ता, टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम तो कम होता है, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी हो सकता है यहाँ पे कम भी हो सकती है, नॉर्मल भी रह सकती है, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इंस्पिरेशन पेशेंट आराम से कर पा रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहा है। देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे कितना कम है, ये वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिस इज FEV1, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन FVC भी कम हो जाएगा, लेकिन इतना कम नहीं होता जितना FEV1 कम होता है। FEV1 ज़्यादा कम होता है, इसलिए आपका रेशियो यहाँ पे उल्टा होता है, लेस देन 70%। तो ये वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया है, लेकिन ये 50% से ज़्यादा है एक तरह से, लेकिन FEV1 बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इस ग्राफ में आप उतना नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे FEV1 इस तरह से आता है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाता है आपका। तो दिस इज, ये टेपिंग जल्दी आती है, तो आप इसमें क्या याद रखना, दिस इज रेड टेल, रेड टेलिंग क्या बोलेंगे, रेड टेलिंग बोलेंगे इसको। यहाँ पे ग्राफ आता है तो बिल्कुल थिन हो गया, रेड की एक चूहे की पूंछ की तरह, ठीक है। तो ये कॉन्केविटी आप याद रख लो, दिस इज द कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ, और रेड टेलिंग ऑफ द ग्राफ, दिस टू गिव द ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट।
रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, देखिए पैटर्न लगभग सेम सा रहेगा, यहाँ पे देखिए लगभग सेम सा है, ये दिख रहा है आपको नॉर्मल, ये लिखिए नॉर्मल शेप ऑफ द जो ग्राफ है कर्व है वो लगभग सेम सी रहती है, लेकिन साइज छोटी हो जाएगी, मतलब ना पेशेंट ढंग से इंस्पायर कर पा रहा ना ही एक्सपायर कर पा रहा, ठीक है, दोनों में ही यहाँ पे डिफेक्ट है। तो FEV1 में भी डिफेक्ट होता है और वॉल्यूम देखिए कितना कम हो गया, FVC भी सीवियरली डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पेशेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन है उसको, ना वो अंदर ले पा रहा है ना वो बाहर मतलब गैस को बाहर निकाल पा रहा है, तो दिस इज रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्मल पेशेंट है 20 ईयर ओल्ड, ये 50 ईयर ओल्ड, दोनों अलग अलग मैंने दिखाए। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव, अगेन दिस इज रेड टेलिंग और कॉन्केविटी, ये नॉर्मल होना चाहिए, दिस इज कॉन्केविटी, क्या लिखा है अस्थमाइन COPD, दोनों हो सकता है, ग्राफ लगभग सेम ही आएगा, फर्क क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे नहीं होती, दैट्स ऑल। सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, देखो अचानक डिप हो गया, वॉल्यूम कितना कम हो गया, यहाँ पे अचानक डिप हो गया, दिस इज एम्फाइसीमा, ठीक है, जब पूरा लंग ही चला गया, बुल्ला बन गए, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन उसको अपन बोलते हैं। दिस इज वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक स्टेनोसिस, वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक, देखिए एक्स्ट्रा थोरेसिक होता है तो वो एक्सपिरेशन में कोई दिक्कत नहीं करता, इंस्पिरेशन में दिक्कत करता है। इंस्पिरेशन वॉल्यूम देखिए कितना कम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्पिरेशन में दिक्कत होती है जब एक्स्ट्रा थोरेसिक स्टेनोसिस होता है, ठीक है। इंट्राथोरेसिक होता है तो एक्सपिरेशन में दिक्कत होती है, तो इस कारण से ये वाला ग्राफ यहाँ पे इस तरह से आता है, ये वॉल्यूम यहाँ पर कम हो जाता है। रेस्ट्रिक्टिव में कैसा होता है, दिस इज नॉर्मल पर्सन, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, अगेन रेड टेलिंग, दिस इज रेस्ट्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ है लगभग देखिए शेप लगभग सेम, मैंने क्या बोला रेस्ट्रिक्शन के अंदर शेप लगभग सेम रहती है, खाली ग्राफ का जो वॉल्यूम है वो छोटा सा होता है, छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बनता है, छोटा सा एक्सपिरेटरी छोटा सा इंस्पिरेटरी, तो दिस इज रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों मैंने करके दिखा दिया, दिस इज अ वॉल्यूम टाइम ग्राफ, दिस इज द फ्लो वॉल्यूम ग्राफ, तो दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए था। FEV1 देखिए कितना कम हो गया, लेकिन FVC उतना कम नहीं हुआ है, ये देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, FVC उतना कम नहीं हुआ है, तो FEV1 ज़्यादा कम होता है, यहाँ पे रेशियो आपका उल्टा हो जाता है, लेस देन 70%। रेस्ट्रिक्शन के अंदर FEV1 FVC दोनों ही कम हो जाते हैं, देखिए वॉल्यूम कितना सा वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो लगभग नॉर्मल सा रहता है। और मिक्स्ड के अंदर दोनों ही चीज़ें होती है, यहाँ पे आपका FEV1 भी सीवियरली डिक्रीज है और FVC भी सीवियरली डिक्रीज है, यहाँ पे साथ में रेशियो भी आपका लेस देन 70% हो जाएगा, ठीक है। इसी को अपन ऑब्स्ट्रक्शन को यहाँ पे फ्लो वॉल्यूम में देख सकते हैं, ये रेड टेलिंग वाला हो गया, ये स्मॉल ग्राफ वाला हो गया, और ये दोनों हो गया, यहाँ पर रेड टेलिंग भी है और स्मॉल ग्राफ भी है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे स्मॉल ग्राफ भी है और रेड टेलिंग भी है, तो ऑब्स्ट्रक्शन प्लस रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दोनों है, ठीक है। अब एक रीडिंग में आपको बता रहा हूँ कैसे स्पायरोमेट्री को अपन रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, रेशियो, ठीक है। तो FEV1/FVC का रेशियो आपने देखा कितना है, प्रेडिक्टेड का मतलब उसकी एज, जेंडर और हाइट के हिसाब से आपने निकाला, और ये टेस्ट आपने किया, ये टेस्ट है और यहाँ की परसेंटेज है, ठीक है। तो प्रेडिक्टेड ठीक है, मशीन दे रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन पेशेंट अच्छे से कर पा रहा है, मतलब 87, मतलब मोर देन 120% नहीं होना चाहिए, यूजुअली मोर देन 120% भी अच्छा नहीं होता, तो लगभग लेस देन 120, लेकिन मोर देन 80%, तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। फिर भी आप साथ में क्या देखते हो, FVC और FEV1 का रेशियो, जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो भी आप यहाँ पे देखते हो। प्रेडिक्टेड देखिए ये लीटर में यहाँ पे है, ठीक है, प्रेडिक्टेड है वो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये निकली, और ये परसेंट 99%, तो दिस इज नॉर्मल स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। दो ही बताऊंगा मैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव देखिए कैसा है, FEV1/FVC रेशियो आपने देखा, ठीक है, कितना प्रेडिक्टेड, 83% प्रेडिक्टेड है, यहाँ पे आया कितना, ओनली 60%, कितना 72%, मतलब 83 उसका लीटर में वॉल्यूम है, 60 लीटर में निकला, ये का परसेंटेज निकल गया, तो 72%, ठीक है, 72%, मतलब होना क्या चाहिए, लेस देन 70% होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। दिस इज रेशियो, मतलब यहाँ पे नॉर्मल है ये वाला, ठीक है। अब आगे नीचे मैंने देखा FEV1/FVC रेशियो, एक और मैंने यहाँ पे देखा, दिस इज, तो यहाँ पे देखिए अगेन दूसरी सेकेंड रीडिंग आप देखिए, ये वाला सेकेंड रीडिंग है 65%, ठीक है। तो एक और रेशियो आपने यहाँ पे देख रहे हो, तो यह वाला बहुत कम हो जा रहा है, देखिए 65%, मतलब 70% से कम हो गया। F आप क्या देख रहे हो, FVC और FEV1 इंडिविजुअली आप देखते हो, तो देखिए FVC ऑलमोस्ट नॉर्मल सा है, मैंने क्या कहा था, नॉर्मल भी रह सकता है या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन FEV1 देखिए बहुत ज़्यादा कम है, देखिए 59% यहाँ पे आ रहा है, इसलिए क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, और मॉडरेटली सीवियर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सीवियरिटी कितनी आई है, सीवियरिटी किससे निकालते हैं, FEV1 से, तो मॉडरेट आ गया ना ये, ठीक है। मॉडरेट कितना हो गया, लेस देन 80% वाला कितना था, नॉर्मल, 50 to 80 वाला कितना था, मॉडरेट, तो दिस इज माइल्ड टू मॉडरेट, तो ये मॉडरेट वाला आपका आ गया, ठीक है, गोल्ड क्राइटेरिया वाला मॉडरेट वाला पार्ट आ गया, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, मॉडरेटली सीवियर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। FEV1/FVC रेशियो आप
लो, यहाँ पे FE1 FEC रेशियो नॉर्मल आपका आ रहा था। नॉर्मल तो दो कंडीशन हो सकती है, आइदर पेशेंट इज नॉर्मल या फिर रेस्ट्रिक्शन। ये देखिए FE1 FEC का यहाँ पे देखिए दोनों ही यहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है। FEC भी आपका कम है, FEV1 भी आपका कम है, लेकिन अब देखिए FEC यहाँ पे ज़्यादा कम हो रहा है। मैंने क्या कहा था, रेस्ट्रिक्शन के अंदर दोनों ही कम होते हैं, FEC भी अच्छे से कम होता है, मतलब सीवियरली कम होता है, सीवियरिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कम हो रहे, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है। ठीक है, तो एक वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रीडिंग करनी होती है कि स्पायरोमेट्री की। तो सबसे पहले आप रेशियो देखते हो, FEN/FEC रेशियो आप देखते हो, तो दो कंडीशन होती है, क्या 70% से कम या फिर 70% से ज़्यादा। 70% से कम में आप सब जानते हो इसको अपन ऑब्स्ट्रक्शन बोल देते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्पायरोमेट्री हो गई। ज़्यादा है तो आइदर नॉर्मल आइदर रेस्ट्रिक्टिव। वो कैसे निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, FEC। TLC अपन को यूजुअली स्पायरोमेट्री से आप नहीं नाप सकते, इसलिए नहीं देखना, FEC देखो काफ़ी है। तो FEC आपने देखा नॉर्मल है तो स्पायरोमेट्री भी नॉर्मल हो गई, तो रेशियो भी नॉर्मल, FEC भी नॉर्मल, तो स्पायरोमेट्री इज नॉर्मल। रेशियो नॉर्मल, FEC हो सकता है FEN में साथ में देख सकते हो, दोनों ही कम होते हैं, लेकिन FEC ज़्यादा कम होती है, FEC अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो FEC भी आपकी कम है तो रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन किस तरह का है, ठीक है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब लंग्स डिजीज है या फिर चेस्ट वॉल डिजीज है, तो उसके लिए आप DLCO फिर आके करते हो। तो DLCO यदि कम आ रहा है, मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वहाँ से एयर मतलब ट्रांसफर नहीं हो रही है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। साथ में फाइब्रोसिस आप जिसको आप बोल सकते हो, फाइब्रोसिस वगैरह है, तो यहाँ पे DLCO भी कम आपका हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपका यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यदि ये नॉर्मल आ रहा है तो ये प्योर रेस्ट्रिक्शन होगा। किस कारण से, अदर देन रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसको अपन चेस्ट वॉल डिजीज अपन बोलेंगे, तो चेस्ट वॉल के कारण यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हुआ है। ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें तो सीवियरिटी आप FEV1 से देखते हो, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन भी प्योर है या कंबाइंड है वो आपको देखना हो तो आप FEC आप अगेन देखते हो। यदि नॉर्मल है, मैंने क्या बोला था, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर FEC नॉर्मल हो सकती है या फिर थोड़ी सी डिक्रीज हो सकती है, तो खाली इसको वो क्या बोलेगा, खाली ऑब्स्ट्रक्टिव COPD को बताएगा, प्योर ऑब्स्ट्रक्शन को बताएगा। लेकिन FEC भी सीवियरली डिक्रीज है, ठीक है, तो वो आपको कंबाइंड ऑब्स्ट्रक्शन बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप TLC क्या यूजुअली स्पायरोमीटर से आप नहीं देख पाते, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम भी यहाँ पे चाहिए होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम आपके पास है तो आप यहाँ पे आगे जा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप यदि FEC सीवियरली डिक्रीज है तो भी आप इसको कंबाइंड बोल सकते हो, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन के अंदर यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जो स्पायरोमेट्री है वो लगभग कंप्लीट है। कुछ भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं कोई बच्चे का कुछ रहा होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।